हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामधेनु पाठशाला में। काफी दिनों बाद हम क्लास ले रहे हैं, सो वेलकम बैक। हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी से इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के बारे में हमें काफी कुछ पता है कि ये वोट्स लेने का या फिर हमारे जितने भी देश में वोटिंग प्रोसेस होता है उसके सारे के सारे प्रोसेस को संभालता है। बट अब हम ये जानेंगे कि आखिरकार प्रॉपरली इसका काम आखिरकार है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अपने इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या है? आपकी एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस, इसका वर्ड का मतलब क्या है? एक ऐसी संस्था जो स्वतंत्र है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशनली। कॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब हो गया कि ऐसी अथॉरिटी जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये क्या है? एक इलेक्शन कमीशन इज ऑफ एन इंडिया इज ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ एक ऐसा संस्थान जो क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, दूसरी चीज, ये काम किस किस के लिए करता है? तो पहले अगर हम जाने तो ये यूनियन के लिए, मतलब हमारा जो सेंटर है उसके लिए कार्य करता है। जी बिल्कुल कार्य करता है। उसके बाद अगर हम माने तो ये स्टेट्स के लिए भी पूरा पूरा काम करता है। ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन अगर अपना हाथ देता है कि आपको पता है कि वोटिंग प्रोसेस इसके हाथ में है, तो यूनियन और स्टेट दोनों के वोटिंग प्रोसेस इसके हाथ में होते हैं। तो अगर हम वोटिंग प्रोसेस की बात करें तो आपके लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, आपके राज्यसभा के इलेक्शन हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं, जो स्टेट के अंदर असेंबलीज होती है, उनके भी इलेक्शन होते हैं। और दो प्रोसेस और है इनके पास, जैसे आपके प्रेसिडेंट और आपके वाइस प्रेसिडेंट। मतलब हमारे देश में चार जो प्रोसेस होते हैं वो ये संभालते हैं। पहला आपका हो गया लोकसभा, उसके बाद आपकी राज्यसभा, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज एंड आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये चार प्रोसेस वो संभालती है। उसके बाद अगर हम इनके बैकग्राउंड की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे पार्ट हैं। तो 15 पार्ट्स के अंदर 15th जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? कहीं ना कहीं आपके जो इलेक्शंस होते हैं, आपके जो इलेक्शन प्रोसेस है या फिर आपकी जो स्टेब्लिशमेंट है आपके इलेक्शंस की, इन सब के बारे में आपके 15 पार्ट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, 15 पार्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये किस दिन बना, क्योंकि हमें ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये किस दिन बना। तो अगर हम स्टेब्लिशमेंट की इसकी बात करें तो स्टेब्लिशमेंट जिस दिन हम अपने देश को मानते हैं कि हमारा देश क्या हो गया था, रिपब्लिक हो गया था 26, तो एक दिन पहले इसको बोल दिया गया था कि ये भी एक संस्था होगी जब हम कल रिपब्लिक हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम स्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 25 जनवरी 1950 के अंदर हम इसका स्टेब्लिशमेंट देखते हैं। अब इसके कार्यों पे बात आते हैं। तो आप भी अगर कोई कार्य करते हैं तो आपके पास भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या फिर कुछ प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो 324 से लेके 329 के अंदर सारे की सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। अब इन आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल्स के अंदर आखिरकार है क्या? पहली बात, आपके जितना भी इलेक्शन कमीशन है उसकी पावर्स के बारे में बताया गया है कि आपके पास कौन कौन सी पावर्स है। ठीक है, उसके बाद इसके फंक्शंस के बारे में, आप किस किस तरीके से कार्य करेंगे, कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं और कौन सा प्रोसेस आपको अपनाना होगा कुछ कार्यों के लिए। ठीक है, उसके बाद इसके टेन्योर्स की बात करते हैं। मतलब इसके अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका जो टेन्योर है, जो प्रोसेस है, वो कितना लंबा कैसा होगा। उसके बाद अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ये कितने दिन तक कार्य कर सकता है, इसके मेंबर किस किस तरीके से एलिजिबल होने चाहिए। ये सारे के सारे आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं इनके स्ट्रक्चर के ऊपर कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका स्ट्रक्चर आखिरकार कैसा होता है। तो अगर हम अपने प्रोसेस की बात करें आज की, तो पहले के टाइम पे काफी ज्यादा डिफरेंट था। मतलब अगर हम 1989 से पहले की बात करते हैं तो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था जो पूरे के पूरे प्रोसेस को संभालता था। ठीक है, बट पिक्चर में चेंज आया। तो 1918 के बाद हमारे लोगों को लगा कि नहीं जी, एक इंसान से संभाला नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़े से मल्टी मॉडल बॉडी कर देनी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, इसे मल्टी मेंबर्स बॉडी कर दिया।
किस अमेंडमेंट के थ्रू किया? तो इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 के अंदर हमने इसे 1 से लेके मल्टी मेंबर कर दिया। अब मल्टी मेंबर के अंदर कौन कौन से लोग आते थे? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक आते थे चीफ। पहले क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन होता था। अब क्या हो गया? आपके एक वन चीफ होगा जो इलेक्शन कमीशन को पूरी तरीके से संभालेगा। उसके नीचे 2 इलेक्टेड कमीशन होंगे जिनको इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जिनके प्रोसेस जो भी इनका इलेक्टिंग प्रोसेस होगा उसके अंदर काफी लोग जो होंगे वो पार्टनरशिप अपनी निभाएंगे और उन्हें इलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा बॉडी जो है, अगर हम आज के इलेक्शन कमीशन की बात करें तो वो क्या है? मल्टी मेंबर बॉडी है। उसके बाद अगर हम इसके ऑफिस की बात करते हैं तो हमारे न्यू दिल्ली, हमारी जो कैपिटल है, उसके अंदर इसका ऑफिस क्या है? लोकेटेड है। अब इसके अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट्स की बात करें, क्योंकि स्टेट के अंदर भी हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, तो उसके अंदर जो हाई रैंक आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको एज अ चीफ वहां पे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब हम इनके अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ काफी सारे प्रोसेस होते हैं जो प्रेसिडेंट के हाथ के नीचे से निकलते हैं। जैसे आप अगर सिविल सर्विसेज में जाएंगे, सिविल सर्विसेज में जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो वो भी प्रेसिडेंट के हाथ से साइन किया हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो अपॉइंटमेंट है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। तो हमारे जो चीफ इलेक्शन है या फिर आपके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो 2 कमीशन है, उनका जो अपॉइंटमेंट है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। और इनका जो कार्यकाल होगा वो 6 साल का होगा या फिर उनकी एज 65 पे होनी चाहिए। मतलब अगर मैं हूं, मेरी अपॉइंटमेंट अगर 63 एज पे होती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 साल काम कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मेरा जो टाइम पीरियड है वो 6 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। या तो आपकी एज 65 हो जाए या फिर आपके 6 साल पूरे हो जाए। इन दोनों में से कोई भी एक कार्य पहले जो हो जाएगा आपको उसी आधार पर रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकी सैलरी की बात करें, अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैं लग जाती हूँ या आप लग जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इनके सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उसी की तरीके से इनका सैलरी या स्टेटस, अगर हम सैलरी की बात कर रहे हैं, इनके अलाउंसेस की बात कर रहे हैं, स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो एज सेम होता है कैसे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इनके हटाने की बात करें, क्योंकि अगर आपने अपॉइंट कर लिया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि आपने अपॉइंट कर लिया तो आप उसे हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। हर किसी का एक प्रोसेस होता है। जैसे आप प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू हटा सकते हैं, तो यहाँ पे भी एक प्रोसेस है कि आप एज अ सिमिलर, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाते हैं उसी तरीके से हम इलेक्शन कमिश्नर के चीफ को भी हटा सकते हैं। ऐसा ये एक ऐसी चेयर नहीं है जिसमें आप ये कह सके कि हमने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया तो अब हम उसे हटा नहीं सकते, हमारे हाथ क्या है? बंधे हुए। नहीं, जब भी हमें लगेगा कि ये व्यक्ति गलत काम कर रहा है या फिर ये काम करने के लायक नहीं है तो हम उस व्यक्ति को हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं इसके प्रोसीजर के ऊपर कि ये किस तरीके से हटते हैं। आखिरकार इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिमूविंग प्रोसेस की बात करें तो कहीं ना कहीं इनका जो आधार होगा, क्योंकि अगर आपको भी कोई कहीं से निकालता है तो उसके लिए भी आपको आधार देना होगा कि किस आधार पर हम निकाल रहे हैं आपको। तो पहली बात आपका क्या हो जाएगा? मिसबिहेवियर, मतलब आपने कोई ना कोई गलत कार्य किया होगा या फिर आप अपने कार्य को करने के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो या मतलब आपने अगर कोई प्रोसेस करा है, आपने इलेक्शन इलेक्ट करवाया था, प्रोसेस किया था, तो उसके अगर आप लायक नहीं है तो आपको इनकैपेबिलिटी के थ्रू निकाला जा सकता है। और अगर आपके यहाँ पे मिसबिहेव, किसी भी तरीके से कोई भी मिसबिहेव सामने आता है तो उसके आधार पर भी आपको वहां से निकाला जा सकता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अगर इन बिहेव की बात करें कि आपने मिसबिहेव किया या फिर आप कैपेबल नहीं थे, तो उसके लिए और भी बहुत सारी प्रोसेस है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके इलेक्शन कमिश्नर के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, आपके ऑडिटर जनरल हो गए, इनको भी अपनी पोस्ट से इसी के आधार पर निकाला जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आधार कि हमने आपको बोल दिया कि इस आधार पे हम आपको आपके ऑफिस से निकाल रहे हैं। बट अब निकालने का प्रोसेस, तो निकालने की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या हो चाहिए होगी? आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। कितने की चाहिए होगी? 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट है और वो जो वोटिंग कर रहे हैं उनकी सहमति की जरूरत होगी, ठीक है। और आपके हाउस में कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा लोग उस टाइम पे होने चाहिए। और अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो आप इसे इम्पीचमेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये इम्पीचमेंट नहीं है,
इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम हिंदी में महाभियोग बोलते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस हम लोग प्रेसिडेंट की क्लास में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर इनको निकालना पड़े तो आपको 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट है उनकी वोटिंग चाहिए, और 50% स्टेट कहीं ना कहीं जो 50% आपकी टोटल स्ट्रेंथ है उनका कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट होना चाहिए कि आपको इस जज को या फिर इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पूरे की पूरी संस्था की, अगर हम बात करते हैं तो वो किस तरीके से कार्य करती है या फिर उनके फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शंस की बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपकी सुप्रीम बॉडी है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, डायरेक्ट करना, आपके सारे के सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करना, ये सारा का सारा काम क्या होगा, इसका होगा। फिर उसके बाद अगर कहीं पे इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे अगर हम आज एज प्रेजेंट की बात करें तो बिहार में इलेक्शन की बात चल रही है, तो वहां पे कंडक्ट करना, मतलब किस किस तरीके से आपके जितने भी इलेक्शन है वो कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। पार्लियामेंट के हों या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, सारे के सारे प्रोसेस इसी के हाथ में होते हैं। अब कंडक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी चीजें आ जाती है, ये डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल बना सकते हैं पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद इसका पीरियड डिसाइड कर सकते हैं, टाइम डिसाइड कर सकते हैं। फिर आपके जितने भी अगर उपचुनाव होने हैं, बाय इलेक्शन, किसी भी प्रोसेस की वजह से किसी भी एरिया के व्यक्ति मर गया है या फिर उसने अपना नामांकन वापस ले लिया है, तो उस आधार पे भी आप इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा भी आप टाइम लिमिट उसके लिए कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन, अगर आप लोग भी 18 साल से सब ज्यादा ही होंगे तो यहाँ पे आपके पास भी एक पहचान पत्र होगा जिसके थ्रू आप वहां पे जा सकते हो। तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको देते हैं, जिसके थ्रू आप लोग क्या जाएंगे, वहां पे अपना फोटो दिखाएंगे कि हम यही व्यक्ति है, और आप वहां पे क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका काम, जब आपने टाइम डिसाइड कर लिया, पीरियड डिसाइड कर लिया, सब कुछ डिसाइड कर लिया, उसके बाद आते हैं हम लोकेशन की, क्योंकि आप भी अपने एरिया में जाते होंगे तो आपके ब्लॉक का एक एरिया बनाया जाता है कि इस ब्लॉक के सारे जो भी लोग होंगे वो यहाँ पे आके वोटिंग करेंगे। तो आपकी जो लोकेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं यही डिसाइड करते हैं। फिर वोटर्स को जो असिस्ट करना होता है, मतलब आपको वोटिंग कैसे करनी है, आपको इस बटन को दबाना है, आपको इसके आगे साइन देखना है, किस व्यक्ति को आप वोट डालने आए हो, ये सारी चीजें भी इन्हीं का कार्य होता है कि जो एरिया में जो नए वोटर्स हैं या फिर जो इनकैपेबल वोटर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, हैंडीकैप्स हो गए हैं, तो उन सबको असिस्ट करना कि आपको अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किस तरीके से करना, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं काउंटिंग पे। तो काउंटिंग लोकेशन, अब आप ये बोलें कि मैं इस एरिया में यहाँ पे वोट डालने गया था तो वहीं पे मेरे वोट काउंट होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके जो पोलिंग बूथ के जितने भी वीवीएम मशीन होती है उनको लॉक करके एक स्टेशन पे ले जाया जाता है और वहां पे लोकेट करके काउंट किए जाते हैं। तो ये भी सेंटर डिसाइड करना इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है कि कहाँ पे आपकी जो सेंटर है उसके सारे के सारे वोट क्या होंगे, कलेक्ट होंगे, ठीक है, और काउंट किए जाएंगे। फिर हम आ जाते हैं छोटे मोटे और भी इनके पास काम होते हैं, इन्हें हम छोटे मोटे नहीं कह सकते, काम तो काफी ज्यादा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उनको एलोकेट करना, मतलब उनको पहचानना कि किस तरीके से आप लोगों के कौन कौन सी पार्टी का क्या क्या नाम है, कौन कौन से सिंबल्स होंगे, हमारे पास ये वाला सिंबल अवेलेबल है तो आप ये ले सकते हैं। फिर अगर सेटल डाउन, अगर किसी के बीच में दो पार्टीज के बीच में किसी भी चीज को लेकर लड़ाई हो जाती है तो ये सब कुछ करना इनका काम होता है, ठीक है। फिर जो भी आपके पॉलिटिकल जितने भी लोग उसके अंदर बैठ रहे हैं, पॉलिटिकल जो भी प्रोसेस में भाग ले रहे हैं, उन सब की डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, इन सबको जांचना भी उन्हीं का काम होता है कि वो लोग ये देखें कि आप इलेक्शन लड़ने के कहीं ना कहीं कैपेबल हैं या नहीं है, ठीक है। फिर आपका जो मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ, कहीं ना कहीं इलेक्शन का मोड होना चाहिए वो अनफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर भी ध्यान रखेंगे वो। कहीं ना कहीं आर्बिट्ररी, नॉन आर्बिट्ररी होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से आप उसके अंदर पावर का, चाहे वो आपका धन बल हो या बाहुबल हो, किसी भी तरीके का बल इसमें ना इस्तेमाल हो, इस तरीके का भी ध्यान रखना किसका काम होता है, इलेक्शन कमीशन का काम होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितने भी कैंडिडेट हैं उनका एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसकी भी लिमिट तय करना आपका यही इन्हीं का काम होता है। ये तय करें कि आपकी कितनी लिमिट होनी चाहिए एक इलेक्शन को लड़ने के लिए,
ये नहीं है कि एक व्यक्ति के पास धन बल बहुत ज्यादा है तो वो अपने धन से जीत रहा है, ठीक है, किसी के पास बाहुबल ज्यादा है तो वो उसके थ्रू जीत रहा है, नहीं, आपका जो प्रोसेस होना चाहिए वो काफी ज्यादा फेयर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, क्योंकि हमने सारे के सारे प्रोसेस पढ़ लिए, अपॉइंटमेंट पढ़ लिया कि ये कार्य क्या होता है ये भी पढ़ लिया, अब अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है ना, ये भी तो हमें ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके आजकल की अगर हम जिंदगी में देखें तो इसका बहुत ज्यादा एक्टिव रोल हो गया है। एक्टिव रोल क्या हो गया है कि लोगों को ये बहुत ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं कि आप वोटिंग प्रोसेस में आइए और इस वोटिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं अपना पूरा का पूरा रोल प्ले कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये कह सकते हैं कि सरकार अच्छे से कार्य नहीं कर रही है तो आपके पास अगले बार चांस है कि आप दूसरी सरकार को अपने हिसाब से अपनी सरकार को चुन सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद सारी की सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन करना कि आप लोगों को किस तरीके से कार्य करना है, ये भी इन्हीं का कार्य होता है। जो अंदर इनके पार्टीज के अंदर जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी होती है इसका ध्यान रखना भी अगर हम बात करें तो वही इलेक्शन कमीशन का ही काम है कि वो इस चीज को देखे कि पार्टीज अपने अंदर, देश के अंदर तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, बट अपनी पार्टीज खुद अपने अंदर इस डेमोक्रेसी का पालन कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो ये भी ध्यान रखना क्या होता है, इन्हीं का काम होता है। उसके बाद अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको काफी सारे वादे करता है, ठीक है, आपको इक्वेलिटी का वादा करता है, आपको इम्पार्शियलिटी का वादा करता है, इंडिपेंडेंस का वादा करता है, रूल्स ऑफ लॉ का वादा करता है, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन देता है। तो ये इनडायरेक्टली सारे के सारे काम किसके थ्रू हम लोग पूरे कर लेते हैं, अपने इलेक्शन कमीशन के थ्रू पूरे कर लेते हैं। कैसे कि अगर आप एक लड़की हैं, ठीक है, उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं वोटिंग देने का अगर राइट नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मेरे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का हनन हो रहा है। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी एरिया में किसी भी लड़की के साथ, किसी भी दलित महिला के साथ या फिर किसी गरीब इंसान के साथ कुछ भी बुरा ना हो, गलत ना हो, तो ये भी ध्यान रखना। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारा इलेक्शन कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किए हुए सारे वादों को क्या कर देता है, पूरा कर देता है, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हम आज के रोल की बात करें तो बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिनके अंदर हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन इन पे सबसे ज्यादा ध्यान दे। ध्यान क्या देना है उसको, कहीं ना कहीं आपको ट्रांसपेरेंसी पे ध्यान देना है कि अगर वोटिंग हम करने जा रहे हैं तो हमें पता लगे कि हमने किसको वोट डाला, ठीक है। उसके बाद हमें ये यकीन हो कि जितने भी वोट हमने डाले हैं वो फेयर डले हैं, ठीक है। फ्रीनेस है, आप कहीं ना कहीं एक तरीके से बिल्कुल फ्री हो गए, आप किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी सेक्स से आते हो या फिर किसी भी तरीके से बैकवर्ड क्लासेस से भी आते हो, तो भी आपको पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी मिले कि आप वहां पे जा सकते हैं और वोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इंश्योर क्या करना है, आपको इंश्योर करना है कि आपके सारे के सारे जो सिटीजन्स हैं वो वोटिंग सेंट्रिक हो, ठीक है। वोटिंग जो जितना भी वोटिंग एनवायरनमेंट है वो अच्छे से हो कि आपका आने जाने की सुविधा हो, ठीक है। इन केस वहां पे भीड़ है तो मैनेज करने की सुविधा हो, सारे के सारे ऑफिसर्स उसे अच्छे से मैनेज कर रहे हो, ठीक है। जो ऑफिसर्स वहां पे बैठे हैं वो आपसे वेल फ्रेंडली बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वो आपको पूरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी सामने आती हैं अगर हम फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके जो इलेक्टोरल इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो जितने भी आपके स्टेट होल्डर्स हैं, मतलब आपके जितने भी काउंसलर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो क्या करेंगे, आपके जितने भी प्रोसेस है उन सबका ध्यान रखेंगे। ये भी देखना ध्यान है कि आपने मैनिफेस्टो में जो लिखा था वो भी आप पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस फैलाना भी इन्हीं का ही कार्य है कि आप लोगों को एक टाइम पहले, जैसे इलेक्शन अगर अगले साल है तो अभी से अवेयरनेस फैलाना कि अगर जो बच्चे 18 साल से ऊपर हुए हैं उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है, उन्होंने अपना पहचान पत्र बनवा लिया है, ये सारी चीजें भी उन्हीं के हाथ में सारी की सारी होती हैं। और अगर हम बात करते हैं इलेक्शन की तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, हमारा जो ट्रस्ट होता है, वो पूरा का पूरा क्या है, इसी सिस्टम पे बेस्ड है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसको इनहेंस करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अगर हम समाज की बात करें तो समाज का आखिरी व्यक्ति भी अगर वोट डाल के आ रहा है तो उसे इस संस्था पे इतना यकीन होना चाहिए कि हमारी कंट्री का जो प्रोसेस है वो फेयर है,
किसी भी तरीके से मेरा वोट किसी और को, अगर मैंने बीजेपी को वोट दिया है तो वो कांग्रेस को नहीं जा सकता है, या फिर कोई बाहुबली व्यक्ति है उसको खराब नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस भी हमारा संस्था पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इलेक्शन कमीशन इसका भी ध्यान रखेगा पूरी तरीके से कि हम इस चीज पे ध्यान रखें कि सारे के सारे जो देशवासी हैं वो हम पे यकीन भी करते हैं या नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम पूरे चैलेंजेस पे। चैलेंजेस की बात करें तो कहीं ना कहीं एक फ्लो डायग्राम मैंने बनाया है। ये डायग्राम इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं सब आप देख रहे हो कि सारे के सारे सर्कल्स क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी हम लोग कनेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला आपके पास चैलेंज क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। किसका? मनी का और क्रिमिनलाइजेशन का, ठीक है। जितने भी लोग हैं वो थोड़े बहुत, जैसे आप लोगों को भी एग्जाम्पल देते होंगे लोग कि भैया 2-4 खून वून कर लो, 2-4 क्राइम व्राइम कर लो, सीधा पॉलिटिक्स में पहुंच जाओ, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल आपकी पॉलिटिक्स के अंदर मनी का और ये जो जितने भी जुर्म है इनका बहुत ज्यादा चीजें बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रेगुलेट भी करना है, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो 7,000 से लेके 7,000 तक हमारे यहाँ पार्टीज हैं जो काम भी नहीं करती है। क्योंकि अगर आप इलेक्शन में अच्छे से ध्यान देते होगे तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 पार्टीज हैं जो सामने आती है। बहुत सी पार्टीज ने सालों से इलेक्शन नहीं लड़ा है, ठीक है। तो उनका वो बेनिफिट ले रही है पार्टी होने का, क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन में, बट वो इलेक्शन प्रोसेस में अपना भागीदारी नहीं निभा रही है। तो उसको भी रेगुलेट करना क्या है, कहीं ना कहीं इन्हीं का काम है। जब पार्टीज रेगुलेट हो गई हैं तो हमें डेमोक्रेसी के बारे में भी देखना है। डेमोक्रेसी किसकी? इनर पार्टी की, ठीक है। पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होती है, तो वो उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। जब डेमोक्रेसी की बात आ जाती है तो फाइनेंस की बात कर लेते हैं हम। फाइनेंस की बात करें तो आपको फाइनेंस पे भी ध्यान रखना है कि इनको चंदा कौन दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, ये उस चंदे के हिसाब से काम भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपना घर ही तो नहीं चला रहे हैं। इस तरीके की चीजों पे ध्यान रखना है कि पार्टीज को अगर कोई भी फाइनेंशियल मदद मिल रही है तो उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रांसपेरेंसी। अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, बट यहाँ पे हम लोग एक अलग ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने चीफ जस्टिस पढ़े थे कि चीफ एक अपॉइंट किया जाएगा और 2 ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे। तो उनका जो इलेक्टिंग प्रोसेस होता है वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता लगता किस आधार पर इनको चुना गया है। तो हम ये भी चाहते हैं कि इनका जो प्रोसेस है, इनका जो चुनने का प्रोसेस है वो हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि आपके कहीं ना कहीं लोग, जैसे आपने अभी रिसेंट के जितने भी इलेक्शंस देखे होंगे उसके अंदर जो भी पार्टी हारती है वो क्या करती है, ईवीएम मशीन पे सवाल उठाना शुरू कर देती है, या फिर काउंटिंग पे सवाल उठाना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हैक्स होते हैं या फिर इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए कि आपकी ईवीएम मशीन हैक कर ली गई है, आपका सॉफ्टवेयर हैक कर लिया गया है, या फिर आप काउंटिंग गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके के प्रोसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। नॉन रजिस्टर्ड जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जैसे मैं हूं, अगर मेरा वोटिंग कार्ड नहीं बना हुआ है, मेरा पहचान पत्र नहीं बना हुआ है, तो मैं जाके वोट नहीं दे सकती हूँ, या फिर मेरा बना हुआ है तो मैं 2 बार वोट नहीं दे सकती हूँ। तो इस टाइप की चीजें भी सामने आती हैं, ठीक है। अब अगर हम इन प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास थोड़े बहुत सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन की बात करें तो आप क्रिमिनलाइजेशन को करने के लिए क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एथिकल लोगों को या फिर जो कैपेबल लोग हैं उनको ला सकते हैं, ठीक है। उनका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, आप उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो यहाँ पे आप कोलिजियम सिस्टम ला सकते हैं। कोलिजियम सिस्टम के ऊपर भी हम एक सेपरेट क्लास ले लेंगे क्योंकि काफी ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ज्यादा फंसा हुआ टॉपिक है। यहाँ पे हम जान लेते हैं सिर्फ कि नॉन प्रोसेस होना चाहिए कि कोलिजियम सिस्टम के थ्रू हमें सबको पता होना चाहिए कि किस आधार पर आपने एज के आधार पर, क्वालिफिकेशन के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर, किस आधार पर इस व्यक्ति को चुना है, ठीक है। ईवीएम मशीन के लिए अगर हम बात करें तो अभी आप लोगों ने वीवीपैट के नाम पे सुना होगा। वीवीपैट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, मतलब अगर आपने ये बटन दबाया है तो आपके पास एक स्लिप सामने आएगी जिसके अंदर आपने जो वोट डाला है वो आएगा कि आपने किस पार्टी को और किस व्यक्ति को वोट डाला है। तो आप उस पर्ची को लेके जा सकते हैं कि हाँ मैंने वोट डाला है और इस व्यक्ति को वोट डाला है, ठीक है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें पता नहीं लगता था आज से पहले, क्योंकि हम तो सिर्फ बटन दबाते थे, उस मशीन ने क्या लिया क्या नहीं लिया इसी के ऊपर सवाल उठते रहते थे। तो इसका सोल्यूशन सरकार ने क्या किया है कि ठीक है, एक प्रिंटिंग चिप देंगे, प्रिंट हम लोग एक स्लिप देंगे जिसके ऊपर आपका जो आपने कंडक्ट किया है, जो आपने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया है, वो ही आपके सामने आएगा, ठीक है। तो चैलेंजेस के कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी आपके सामने आ गए, चैलेंजेस आ गए।
ठीक है, सारा का सारा इलेक्शन कमीशन हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलिजियम सिस्टम को लेके आएंगे, तो वो सब कुछ पूरा करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।